Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to discuss about the chapter 6 of Bipin Chandra's India's Struggle for Independence. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है यूपीएससी की अगर बात करोगे या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो इट्स अ काइंड ऑफ मस्ट रीड बुक. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है बिपिन चंद्रा के द्वारा, बहुत ही फेमस किताब है. एंड इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं जितना और ब्रीफ कर लूँ और ब्रीफ करके बिना किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को छोड़े हुए, बिना किसी इम्पोर्टेंट कंटेंट को छोड़े हुए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ब्रीफ करके आपको नोट के फॉर्म में दे दूँ. ठीक है, ताकि आपको बुक बार बार ना पढ़ना पड़े. हालांकि पतली किताब है, आप बार बार भी पढ़ सकते हो, बट एक एक्सप्लेन्ड वीडियो में, उसके बाद नोट के थ्रू पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच में अगर आपको कंटेंट मिले तो डेफिनेटली इससे आपको ज़बरदस्त फायदा होने वाला है. लाइक मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ है, ये वाली लक्ष्मीकांत की है और ये वाली रमेश सिंह की है. तो ये दोनों सीरीज़ भी बहुत ही क्रूशियल है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो. इन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के इनको 15 दिन के कोर्स के लिए तैयार कर दिया है. एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी 15 डेज में कवर करने के लिए मैंने उसको एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है. साथ में उसमें मैंने पीडीएफ भी दिया हुआ है नोट के तौर पे, ताकि आप इसको पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो. इसको वीडियो देखो, रिवाइज करो. इसमें बिलीव मी कुछ भी छोड़ा नहीं गया है. एंड ये इतना क्रूशियल है, ये सीरीज इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको देख लेते हो, एक बार देख लेते हो और पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करते हो, तो ये जो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है इंडियन पॉलिटी बल्कि बुक और अपना रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बल्कि बुक, दोनों बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है. 15 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एनीवे इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 ऑफ बिपिन चंद्रा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जिसका हेडिंग है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड नेशनल अवेकनिंग. ठीक है, इसका हेडिंग क्या है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड नेशनल अवेकनिंग. एक समय ऐसा आ गया हमारी कंट्री में, एक दौर ऐसा आ गया, राजा राम मोहन राय का इंट्रोडक्शन होता है हमारी हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से. ठीक है, वो उनको कहा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकिंग वाले व्यक्ति थे. पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मॉडर्न थिंकिंग रखते थे. एनीवे इसको हम लोग पॉइंट वाइज अभी देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ. हमारे कंट्री में तमाम तरीके की उस समय प्रॉब्लम थी. ये लगभग मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी के मिड की बात, 19वीं शताब्दी के मिड की बात कर रहा हूँ. लगभग 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी. ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने. उस समय हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कास्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म्स की एक ज़रूरत थी उस समय, सोशल एंड रिलीजियस दोनों. सोसाइटी हमारी कास्ट की वजह से बुरी तरीके से परेशान थी. प्रीस्ट जो हुआ करते थे, जो पंडित थे, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था. तो कहीं ना कहीं ऊपर से अंग्रेजों का प्रेशर, उनका मतलब एक कॉलोनियलिज्म की, मतलब हम ही लोग भारत को सुधार सकते हैं, हमारा ही कल्चर वेस्टर्न कल्चर बेस्ट है. अब उस समय क्या था, हमारे जो रिफॉर्मिस्ट थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि भाई कैसे इसको ठीक किया जाए. पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे. इससे पहले मैं बोलूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना. इससे आपको मेरे अगले वीडियोज जो भी मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. चलो देखते हैं पहला पॉइंट. यहाँ पे ये पॉइंट आपको बताता है कि राजा राम मोहन रॉय 1828 में उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि हमारे सोसाइटी में उस समय कास्ट का जो डिस्टिंक्शन था ना, बहुत वाइड था, बहुत ज़्यादा था. डिवीज़न एंड सब डिवीज़न. कास्ट मतलब क्या है कि हमारे सोसाइटी में लोग तो देखो ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनमें भी कास्ट सिस्टम में बांट दिया कि ये फलाना कास्ट है, ये यहाँ पे नहीं जा सकता. उस पे से एक अनटचेबिलिटी कि भाई ये शूद्र है, इसको छुएंगे नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम थे. डिवीजन हमारी सोसाइटी को एक
एक रहने ही नहीं दिया इस कास्ट सिस्टम ने। इसने सोसाइटी को बिल्कुल डिवाइड कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, सब डिवाइड एंड सब डिवाइड। एक तो डिवीजन रिलीजियस प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, ठीक है, दूसरा सब डिवीजन कास्ट के वजह से। इससे क्या है, एक यूनिटी नहीं आती। अब हर व्यक्ति एक जैसा सोचे कि मतलब यार मेरी जो एलिजिबिलिटी है वही आगे वाले की भी एलिजिबिलिटी है, वो भी मंदिर जा सकता है, मैं भी मंदिर जा सकता हूँ, या फिर कहीं भी, मतलब इस एक एग्जाम्पल है ये। तो एक यूनिटी आती है, लेकिन उस समय ये बात नहीं थी हमारे कंट्री। कास्टिज्म फैला हुआ था पूरी तरीके से, जो डिप्राइव कर रहा था पेट्रोटिक फीलिंग को। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था हमें, अंग्रेजों के कॉलोनियल कॉन्सेप्ट को, अंग्रेजों के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को काउंटर भी करना था। बट उसके लिए क्या चाहिए था, पेट्रोटिक फीलिंग, जो कि लैक कर रहा था ड्यू टू डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, ड्यू टू कास्ट की वजह से, ठीक है। मल्टीट्यूड ऑफ रिलीजियस रिट्स एंड सेरेमोनीज एंड लॉज ऑफ प्योरिफिकेशन। तो जो हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से, या फिर रिलीजियस जो हमारे जो नॉर्म्स उस समय फॉलो किए जा रहे थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट थे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, डिफिकल्ट थे। रिलीजियस राइट्स जैसे कि बलि देना, ऐसे ऐसे सेरेमोनीज, हर चीज में हिंदू के तो हर चीज में कहीं ना कहीं रिलीजन आ जाता है। खाना है तो ऐसे खाना है, जाना है तो आज ये जतरा होना चाहिए, यहाँ जाना है, ये काम करना है तो ये प्रिस्ट बताएगा तो ये। समटाइम्स वुमेन्स को भी ऑफर कर देते थे, वुमेन खुद को ऑफर कर देती थी प्रिस्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमोनीज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे कि ये मुश्किल हो गया था कि कैसे फाइट करेंगे हम लोग, कैसे कॉलोनियल पावर से लड़ेंगे। लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन ये भी, ठीक है। एंड दैट इज वाई इन्होंने ऑब्जर्व किया, राजा राम मोहन राय ने, कि एक चेंज रिक्वायर्ड है दो लेवल पे, सोशल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, फॉर द पॉलिटिकल एडवांसमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक, जरूरी था। आगे बढ़ते, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे थे हम लोग, के लिए जरूरी था कि हमारी भी कुछ हमारे खुद के अंदर नेशनल अवेकनिंग आना चाहिए। इसीलिए उस समय के जो रिफॉर्मर्स थे, स्पेशली लाइक राजा राम मोहन राय, इनका मानना था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडिजिनस कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस को सामने लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसको अनराइवल करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा कि क्या हमारे इंडिजिनस कल्चर और इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं समझोगे खुद के कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन का, तो कैसे आप ब्रिटिश कॉलोनियल कल्चर, उनकी आइडियोलॉजी से लड़ोगे। तो ये रिफॉर्मर्स का पहला काम है, इसको समझना, ठीक है। आगे इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नेशनल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुए विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ, उस समय बहुत बड़े बड़े नाम आए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रनाडे, लाइकवाइज ज्योतिबा फुले, बहुत लोग आए जिन्होंने इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया, ठीक है, इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। तो इसका सोशल बेस कौन था, सोशल बेस इन मूवमेंट्स का कौन था? तो इसका सोशल बेस जो था वो न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास, बिल्कुल जो मतलब उस समय क्या था ना, वो दौर ऐसा था कि मिडिल क्लास इमर्ज कर रही थी। मिडिल क्लास, देखो सोसाइटी को आप डिवाइड करोगे तो अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास था उस समय वो इमर्ज कर रहा था, प्लस साथ में ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, जो कि खुद ट्रेडिशनल मतलब कि अपने इंडिया में ही पढ़े लिखे लोग, और कुछ लोग जो मतलब इंडियन थे और वेस्टर्न एजुकेटेड थे, वो लोग इसका सोशल बेस बने, इस मूवमेंट का, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट का ये लोग बेस बने, ठीक है। तो मिडिल क्लास, इसमें अपर क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लोअर क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? इमर्जिंग मिडिल क्लास ने। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का बेस कौन था?
ठीक है, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता सकते हो कि इसमें मिडिल क्लास था, कुछ अपने लोग थे, ट्रेडिशनल एजुकेटेड इंडियंस थे, और ट्रेडिशनल के अलावा वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस इंटेलेक्चुअल थे इसके बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिफॉर्म इम्ब्रेस्ड होल ऑफ इंडिया। ये जो रिफॉर्म हुआ ना, इसमें पूरी कंट्री को अपने आगोश में ले लिया, हर जगह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रिफॉर्म कह सकते हैं कि पूरे देश में स्टार्ट हो गया। ठीक है, एफर्ट राजा राम मोहन राय का काफी सराहनीय रहा। ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में, तो एक एमसीक्यू यही पे आ गया। ब्रह्मो समाज की किसने की थी स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। एंड इसके ब्रांचेस जो थे वो सेवरल पार्ट्स में थे हमारे कंट्री के सेवरल पार्ट्स में इस ब्रह्मो समाज के ब्रांचेस खुले। परमहंस मंडली एंड प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र को कवर किया, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये भी रिफॉर्म मूवमेंट में काफी आगे बढ़े। ठीक है, और इन्होंने रिफॉर्म को बहुत अच्छे लेवल पे लाया महाराष्ट्र के रीजन में। तो एमसीक्यू आ सकता है, प्रार्थना समाज किस रीजन को बिलोंग करता है? तो महाराष्ट्र, रिफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, आर्य समाज पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया में, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट्स थे, ये सब रिफॉर्म मूवमेंट्स थे जो कि हुए, जिसने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया हमारे कंट्री में बृहत रूप से। रीजनल कास्ट मूवमेंट अब देख लेते हैं। इन बड़े मूवमेंट्स के, जो कि नेशनल टाइप के मूवमेंट थे, जिन्होंने होल पार्ट को कवर किया था, इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे जो कि रीजनल नेचर के थे, एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड थे, और कुछ कास्ट मूवमेंट थे, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कायस्थ सभा यूपी में ही लिमिटेड थी, कायस्थ ज्यादातर यूपी में ही है। तो इनकी सभा जो थी, ये जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इंटरेस्टेड थी, ये यूपी में स्टैब्लिश है। देन सरीन सभा पंजाब की थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। कायस्थ सभा कहाँ की थी? यूपी की। सरीन सभा कहाँ एक्टिव थी? पंजाब में। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में। एंड श्री नारायण धर्म परिपालना सभा केरल में। तो ये श्री नारायण धर्म परिपालना सभा इन केरल। ठीक है, तो ये नारायण साहब जो थे, ये जो रिफॉर्मर थे, ठीक है, ये केरल के ही थे, छोटी जाति के थे ये। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए डेफिनेटली कहाँ के थे, केरल के थे। और कौन सी सभा थी वो? तो श्री नारायण धर्म परिपालन सभा। ठीक है, देन अहमदिया पंजाब में एक्टिव था, ये भी एक मूवमेंट हुआ था, अहमदिया मूवमेंट काफी एक्टिव रहा पंजाब में। देन अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ में शुरू हुआ था ये अलीगढ़ मूवमेंट, और काफी फैला फिर उस रीजन में, बट रीजनल नेचर के थे ये सब। ठीक है, सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देन सिंह सभा बेसिकली सिखों से रिलेटेड थी, पंजाब में अगेन। देन रहनुमाई मजदेसियन सभा, ये पर्सियन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजनल और कास्ट मूवमेंट्स थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देन आता है रिलीजियस रिफॉर्मेशन। रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो था वो मेजर कंसर्न था, क्योंकि देखिए रिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए था, रिफॉर्म जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रिलीजन से एकदम जुड़ के मतलब होना, ओवरऑल सोसाइटी का करना चाहिए। ठीक है, रिलीजियस में जो गलत चीजें हैं उसको भी करो, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि मतलब रिलीजियस जो है द्वेष पैदा हो जाए, जैसे हिंदू मुस्लिम, ये सब नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली ओवरऑल हमें नेशनल अवेकनिंग के बारे में सोचना था। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न रहा, लेकिन कोई भी ऐसा जो रिफॉर्मेशन था जो कि रिलीजन से रिलेटेड था, नन ऑफ देम वेर एक्सक्लूसिवली रिलीजियस। ठीक है, एक्सक्लूसिवली रिलीजियस नहीं थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ऊपर रखा गया, ह्यूमनिस्ट इन इंस्पिरेशन। ठीक है, सो जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, जो भी हुआ, एक मेजर कंसर्न रहा कि भाई रिलीजन पे ही लोग बेसिस पे उस पे रिफॉर्मेशन चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली
कोई भी जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुआ उस दौरान में वो एक्सक्लूसिवली रिलीजियस नहीं था, उसमें ह्यूमनिज्म को समझा गया, उसको इंस्पायर किया गया, उसको आगे रखा गया, ठीक है। एंड इन्होंने वो सारी बातें नहीं की जो पहले हुआ करती थी, जैसे कि ज्यादातर पहले के जो चीजों में सोचा जाता था कि अदर वर्ल्डलीनेस क्या है, साल्वेशन क्या है, इन सब चीजों में फोकस किया जाता था। तो पहले के रिफॉर्म्स ऐसे हुआ करते थे, वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, साल्वेशन के बारे में सोचते थे। बट ये जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म, ये बिल्कुल ही इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। बोला कि वी विल नॉट टॉक अबाउट साल्वेशन, we will even not talk about the other worldliness, ठीक है। so it was not part of the reformation। अक्षय कुमार दत्त ने एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बहुत बड़ा नाम है, वुमेन्स के राइट के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, विडो मैरिज के लिए ये काफी एक्टिव रहे, विडो मैरिज कराने में काफी इनका मतलब बहुत योगदान रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दोनों ने तो इनफैक्ट मतलब बोला कि हम तो किसी भी सुपर नेचुरल क्वेश्चन पे बात ही नहीं करेंगे, सुपर नेचुरल क्वेश्चन हमारा एजेंडा है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, बिकॉज सुपर नेचुरल थिंग्स के साथ आप अंग्रेजों की मॉडर्न आइडियोलॉजी जो ठोकने की कोशिश कर रहे थे उससे कैसे लड़ते। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया कि वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। बंकिम चंद्र चटर्जी एंड विवेकानंद ने इम्फेसाइज किया सेकुलरिज्म को। हालांकि बंकिम चंद्र चटर्जी थोड़े हिंदू ओरिएंटेड थे, हिंदुइज्म की बात करते थे, लेकिन वो सेकुलर आइडियोलॉजी भी प्रोसेस करते थे अपने माइंड में। विवेकानंद भी सेकुलर आइडियोलॉजी रखते थे, थोड़े से हिंदुइज्म की तरफ झुके थे, लेकिन दे ऑल्सो इनफैक्ट इम्फेसाइज द सेकुलरिज्म, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, उस समय के जो प्रॉब्लम्स थे हिंदू से रिलेटेड, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड, वो ये था कि हिंदू मीट्स रिलीजन एट एवरी टर्न। वो चाहे बैठा है तब भी उसको देखेगा कि मतलब किस डायरेक्शन में बैठा हूँ, जाना है तो आज ये शुभ दिन है, वो दिन है, प्रीस्ट कहेगा तब ये काम कराएंगे, पूजा कराएंगे, फालतू की चीजें भरी पड़ी थी। हिंदू धर्म में रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे बकवास चीजें जुड़ी हुई थी, और हिंदू को ऐसा लगता था कि वी हैव टू अडेयर टू द सेक्रेड रूल्स टू डिपार्ट। अगर मान लो इस इन सेक्रेड रूल्स से डिपार्ट करते हो, विच इज ए सिन, ऐसा पाप माना जाता था, एंड इम्पीटी माना जाता था। तो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं सुधार लॉजिक के बेस पे होना चाहिए था, और ये हुआ भी। सोशल लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स वेर ऑल्सो नॉट गुड। उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में दिक्कतें थी। रिलीजियस टीनेट्स सच एज एनिमल सेक्रीफाइस, फिजिकल टॉर्चर, ये सब बहुत ज्यादा फेमस था। फिजिकल टॉर्चर करते थे माता को खुश करने के लिए, एनिमल्स की बलि दी जाती थी। इनफैक्ट आज भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बलि आपको मिल ही जाएगा। दीज आर वेरी बोगस थिंग्स, आई डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग, ठीक है। कोई भी आप अगर किसी भी चीज को अगर प्रूव कर दो कि भाई हाँ ये है तो ये है, तो सही लगता है। बट जिन चीजों को आप प्रूव नहीं कर सकते, फिजिकल टॉर्चर, खुद को पीटूंगा तो माता खुश जाएंगे, ये सब गलत चीजें थी और काफी प्रिवेलेंट थी उस समय। आज तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। अब तो लोग मॉडर्न आइडियोलॉजी रखते हैं, मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं, एंड मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्टर्न थिंकिंग रखते हैं, हम लोग मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं। बट अपने कल्चर को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा कल्चर कभी भी बुरा नहीं रहा है, बहुत ही सॉलिड चीजें इसमें, बस इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। तो उसको सुधारने के लिए ये सब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स किए गए, काफी अच्छा रहा। नेक्स्ट आता है, इस मूवमेंट ने रिप्लेस्ड कर दिया, एक्चुअली जो मतलब प्रॉब्लम थी, एक्चुअली इन मूवमेंट ने नहीं, हमारे उस समय जो हिंदू धर्म में प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम लोग गॉड की पूजा नहीं करते थे। वर्शिप ऑफ गॉड के जगह पे हमने प्रीस्ट की पूजा शुरू कर दी। प्रीस्ट जो कहेगा वही, प्रीस्ट को ओवर पावर कर दिया हमने, ओवर मतलब उसको सारे पावर्स दे दिए। इस वजह से क्या हुआ, प्रीस्ट का जो था वो अनहेल्दी इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे आ गया। आइडल्टरी, पॉलीथिज्म, ये सब बहुत उस समय वाइड स्प्रेड था। राजा राम मोहन राय ने कहा कि इनकी जो मोनोपोली है, प्रीस्ट की बात कर रहा हूँ, इनकी जो मोनोपोली है स्क्रिप्चुरल नॉलेज एंड रिचुअल इंटरप्रिटेशन, वो कहीं ना कहीं डिसेप्टिव कैरेक्टर की है।
ये अपना पोस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पृष्ठ जो है ना, मतलब गलत सलत बातें मतलब बताते थे, लोगों को कंफ्यूज कर देते थे, उनको जहाँ से मिलते थे उनसे अपनी मर्जी का करवाते थे, और कभी भी ऐसा सिस्टम बना दिया था कि कोई बंदा उनसे ऊपर है ही, ठीक है। तो ये गलत है। फेथफुल लिव्ड इन सबमिशन, जो फेथफुल लोग करते थे वो प्रीस्ट को बिल्कुल सबमिट कर देते थे, खुद को, मतलब खुद को सबमिट कर दिया प्रीस्ट को। इवन वुमेन ऑल्सो ऑफर देमसेल्व्स टू द प्रीस्ट। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? इतना प्रीस्ट का मतलब वर्चस्व उस समय हो गया था, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सोशल कंडीशंस की बात करें, स्पेशली अगर वुमेन्स की, तो वो बहुत गंदी थी। बर्थ जब होता था किसी बच्ची का तो उसको अनवेलकम माना जाता था, उसको माना जाता था ये बहुत अशुभ हो गया। मैरिज एक बर्डन की तरफ देखा जाता था महिलाओं का। अगर कोई उसमें से और बुरा हो जाए, अगर कोई स्त्री है विडो हो जाए तो वो इनऑस्पिशियस माना जाता था, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता था, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम था वुमेन से रिलेटेड। मैरिज तो मतलब टेंडर एज पे कर देते थे, बिल्कुल बाल्यावस्था में ही लड़की की शादी कर देंगे, बताओ। और एक इनफैक्ट एक एग्जांपल देता हूँ, एक 80 साल का ब्राह्मण था बंगाल में, जिसके 200 वाइफ्स थे, 200 बीवियां रखा था, और जो यंगेस्ट थी वो 8 साल की थी। अब आप सोचो कितना, मतलब उसमें ये सब गंदी गंदी चीजें थी हमारी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा। अब कैसे लड़ोगे अंग्रेजों से, बताओ। खुद के सोशल और रिलीजियस थिंग्स में इतने सारे प्रॉब्लम के साथ कैसे लड़ोगे? यूनिटी नहीं आएगी। आपस में लड़ रहे हो तो सामने वाले से कैसे लड़ोगे? सती बहुत फेमस था, जो यू नो सती हो जाती, जब पति मर गया तो पत्नी को भी उसी के चिता पे आग लगा दी जाती थी। सती सिस्टम था उस समय, बहुत बुरा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने तो इनफैक्ट ये भी कहा कि इट इज, किसी भी शास्त्र के हिसाब से ये मर्डर है। कोई भी शास्त्र उठा लो, सती को प्रूव नहीं कर सकते, सती मर्डर ही है, ठीक है। मर्डर कहा उन्होंने, ये मर्डर कर देते हो आप एक महिला का, सती कुछ नहीं है, सती बहुत गलत चीज है। कास्ट जो सिस्टम, कास्ट जो है वो सेग्रीगेशन माना जाता है, सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन पे काम करता है। मतलब कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर सेग्रीगेट कर देता है कि ये लोग ये कास्ट के हैं, ये करेंगे, ये इनका व्यवसाय होगा, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ वो करेंगे, इनका काम तो यही है, ऐसा सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन। हायरार्कियल ऑर्डेंड, रिचुअल स्टेटस हैम्पर्ड सोशल मोबिलिटी, फॉस्टर्ड सोशल डिवीजन, ह्यूमिलिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एक तो सेग्रीगेशन होता था, सेग्रीगेशन कर दिया, कभी यूनिटी आएगी नहीं अगर सेग्रीगेट करो सोसाइटी को, तो क्या आप ये कास्ट हो, आप ये हो, वो हो। रिचुअल राइट्स इतने ज़्यादा थे, ऊपर से अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम। अनटचेबिलिटी तो अब नहीं है, पता है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था आपको पॉलिटी में कि कैसे आर्टिकल 17 ने एबोलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में। अनटचेबिलिटी मतलब कि किसी को मंदिर से रोक देना, किसी को कुएं के पानी से वो कर देना, जिसका मतलब टच बुरा माना जाए। ये काफी उस समय फेमस हुआ करता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को इन रिफॉर्म्स में एजेंडा बनाया गया और इनको हटाने की जबरदस्त कोशिश की गई और बहुत सुधार भी लाया गया। इससे क्या हुआ, नेशनल अवेकनिंग शुरू हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सॉरी, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हालांकि इन लीडर्स ने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि विद्यासागर और जैसे कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजियस सैंक्शन की बात की, वेदों की बात की, इन्होंने पुराने जो ट्रेडिशंस थे उनकी बात की, उनमें करेक्शन करने की इन्होंने बात की। इन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब उनको बिल्कुल गलत ठहराया। They did not mean a subjection of the present to the past nor a blind resurrection of the tradition. इन्होंने कहा कि देखो, जो अच्छी चीजें ट्रेडिशन की वो तो है ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो बुरी चीजें उसे हम सुधारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र में इन्होंने रिफॉर्म किया, ठीक है। इनका मानना था कि neither a revival of the past nor a total break with tradition was contemplated. इनको मतलब इनके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम ट्रेडिशन से हट जाएं, नया ट्रेडिशन अपनाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमारा जो टारगेट था
वो अच्छी चीज़ों, हमारे ट्रेडिशन में जो अच्छी चीज़ें उसे उजागर करना, बुरी चीज़ों को खत्म करना। और ये किया गया दो इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया के बेसिस पे, रेशनलिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। मतलब कि जो भी ट्रेडिशन है उसमें उसके पीछे क्या रेशन है, मतलब उसके पीछे क्या रेशनलिज्म है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, ये ढूंढने की कोशिश की हमने। अगर बलि दिया जा रहा है तो क्या, क्यों बलि देते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी जानवर का बलि दे रहा है तो क्या रेशनल है उसके पीछे, खुद को पनिश कर रहे हो तो क्या रीजन है, क्या माता सच में कुछ, क्या रीजन है इसका, सब कुछ। रेशनलिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि सबका गॉड एक है, गॉड एक ही है, रूप अनेक हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की बात की गई और रेशनलिज्म की बात की गई। It enabled them to adopt a rational approach to the tradition, मतलब हर चीज में लॉजिक ढूंढा इन्होंने, and also to evaluate the contemporary social religious practices, ठीक है। तो दोनों को इन्होंने इन्हीं दो बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे इन्होंने इसको इवेल्युएट किया, इसको एक रेशनल अप्रोच से इन्होंने इन सब चीजों को देखा, ठीक है। अब ब्रह्मो समाज जो है, समाज, इसने बोला, इसने बिल्कुल जो है वेदों की रिपुडिएशन ऑफ इनफैलिएबिलिटी ऑफ वेदास, इन्होंने बोला कि वेद गलत नहीं है, वेद को इंटरप्रेट करने वाले लोग गलत, ठीक है। वेदों को इंटरप्रेट जो कर रहे हैं, जो वर्ण सिस्टम लेके आए हैं सो कॉल्ड, वो गलत है, इन्होंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट अलीगढ़ मूवमेंट हुआ। अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान, इनका नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस पर्सनालिटी। इन्होंने बोला कि जो टीचिंग है इस्लाम की, उसको अगर वो मॉडर्न एज के नीड्स को नहीं फुलफिल करती हैं तो उनको फॉलो करने की ही जरूरत है। इन्होंने बोला कि रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम विद द नीड ऑफ द मॉडर्न एज। अगर कोई भी चीज इस्लाम में ऐसी है जो मॉडर्न एज को नहीं मीट कर रही है तो वो सही नहीं है। सैयद अहमद खान ऐसा मानते थे, अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने कराया था। एंड रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रोसेस ऑफ सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलीजन का जो है सोसाइटी के प्रोग्रेस में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलीजन जो है वो बहुत रिजिड हो जाए, प्रोग्रेस नहीं होगा सोसाइटी का, सोसाइटी को तमाम तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। Widow marriage and opposing polygamy and child marriage was one of the best feature of social religious movement, ठीक है। जहाँ पे विडो मैरिज की बात की गई, पॉलीगेमी की को अपोज किया गया, चाइल्ड मैरिज को भी कहा गया कि गलत है। इसको भी इन्होंने बात किया किस बेसिस पे, रेशनलिज्म के बेसिस पे, ठीक है। अक्षय कुमार जो थे, इन्होंने बोला कि ये सारी चीजें इफेक्ट करती है सोसाइटी पे, विडो मैरिज अगर करोगे तो अच्छे से अफेक्ट करेगी, है ना। ऑस्पिशियस नहीं मानना है विडो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इन्होंने साइट किया मेडिकल ओपिनियन रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज। इन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज में यार मेडिकल ओपिनियन देखो, एक बच्चे को आप शादी कर देते हो, मेडिकली कितना परेशान हो जाएगा बंदा, है ना। मैरिज एंड फैमिली इज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एंड इक्वालिटी। पहले क्या था, पार्टनरशिप इक्वालिटी तो दिखती ही नहीं थी। शादी हो गई, एक लड़का एक लड़की शादी कर लिया, लड़की क्या लड़का दोनों इस शादी के बंधन में इक्वल है, नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। आज भी कई बार ऐसा नहीं देखा जाता है। इस बंदे का, लड़के का इसके ऊपर, लड़की के ऊपर वर्चस्व, मतलब एक चैटल की तरह मानते हैं, एक अचल संपत्ति की तरह, चल संपत्ति की तरह मानते हैं कि ये संपत्ति है, इसको कभी ह्यूमैनिटेरियन नजर से कोई देखता ही नहीं। ये बात गलत है। शादी और फैमिली में पार्टनरशिप एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में जो सोशल रिफॉर्म हुआ, वहां पे जो रिलीजन था वो कम देखा गया, मतलब इट वाज लेस डिपेंडेंस ऑन द रिलीजन एज एन एड टू सोशल रिफॉर्म। महाराष्ट्र काफी
इस मामले में, रिलीजन के मामले में सही रहा। उसने रिलीजियस बेसिस पे एक्चुअली सारे रिफॉर्म नहीं किए। एक्चुअल जो सोशल रिफॉर्म हुआ यहाँ पे लेस ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ रिलीजन हुआ, मतलब रिलीजन को ही धुरी बना के इन्होंने काम नहीं किया। गोपाल हंस देशमुख इनको कहते हैं लोकहितवादी। लोकहितवादी एक एमसीक्यू आता है कि हु इज कॉल्ड एज अ लोकहितवादी, किसको लोकहितवादी कहते हैं? आंसर है जीएच देशमुख, गोपाल हंस देशमुख। ठीक है, इन्होंने बोला कि सोशल रिफॉर्म में रिलीजन का सैंक्शन करना कि हाँ ये सोशल रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इमैटेरियल। इनका भी यही मानना था, गोपाल हंस देशमुख का। उन्होंने बोला सोशल रिफॉर्म जो होना है वो तो होना ही है, उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोशल रिफॉर्म में रिलीजन बोल दे कि सती गलत है, नहीं करना चाहिए, रिलीजन इंटरफेयर कर जाए, ऐसा नहीं। सोशल रिफॉर्म मतलब होना है तो होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विडो मैरिज वगैरह एक्सेट्रा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि जो डिफरेंट रिलीजन है हमारी कंट्री में, दे शैल बी ट्रीटेड एज नेशनल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल थीज्म। यूनिवर्सल थीज्म एकेश्वरवाद। ठीक है, बोला इन्होंने कि जो नेशनल एम्बॉडीमेंट है एकेश्वरवाद का, यूनिवर्सल थीज्म का, वो ये है कि डिफरेंट रिलीजन सब एक ही है, गॉड एक ही है। ठीक है, ऐसा उसमें भेद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सैयद अहमद खान ने भी ये माना कि ऑल प्रॉफिट्स हैड द सेम दीन, मतलब सेम फेथ है। जितने भी प्रॉफिट्स हैं दुनिया में, ठीक है, प्रॉफिट मतलब गॉड, जितने भी प्रॉफिट है दुनिया में, पैगंबर है इनके लैंग्वेज में, ठीक है, वो सबका एक ही दीन है। दीन मतलब होता है फेथ, तो एकेश्वरवाद होना चाहिए। ठीक है, मतलब सबका भगवान एक ही होता है, बस रूप अलग अलग लोगों ने बना रखा है। आगे बढ़ते, राजा राम मोहन राय considered Muslim lawyers to be more honest, and Vidyasagar did not discriminate against Muslims in his humanitarian activities. कहने का मतलब ये है कि जो ये आपने सुना होगा ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, जो लड़ाई एक्चुअली अंग्रेजों में, ये ऐसा नहीं था। ये मोर ऑफ द पॉलिटिकल नेचर था देन ऑफ द सोशल इशू। एक्चुअली क्या होता था, जो हिंदू, राजा राम मोहन राय का ही कंसिडरेशन देख लो, ये बोलते थे कि मुस्लिम लॉयर तो मोर ऑनेस्ट होते हैं हिंदू से भी। तो खुद बीइंग ए हिंदू इन्होंने ऐसी बात कही, मतलब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। ठीक है, मतलब ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। एक्चुअली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस ये डिफरेंशिएशन करती थी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंशिएशन करती थी। लोग एज सच आपस में ऐसा कुछ नहीं था, लोग काफी खुश थे, बस वो फंस जाते थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बहकावे में, भड़काने में वो लोग फंस जाते थे और कई बार दंगे हो जाते थे। बट ऐसा नहीं था, वो बहुत खुश थे। हिंदू मुस्लिम एक साथ बहुत खुश थे प्री कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है। राजा राम मोहन राय considered Muslim lawyers to be more honest. Even Vidyasagar did not discriminate against Muslim in his humanitarian activities. बंकिम चंद्र चटर्जी being Hindu outlook, इनका हिंदू आउटलुक हुआ करता था, he talked about the dharma rather than religious belonging was the criteria for determination of superiority. Yet Muslim yoke and Muslim tyranny was used in the pre-colonial rule, arbitrarily character of pre-colonial political institution. मतलब कि ये फैला दिया गया कि मुस्लिम जो टायरनी थी, उनकी शासन में हिंदुओं को काफी प्रॉब्लम हुई, ये सब बकवास बात है, पॉलिटिकली ओरिएंटेड बातें थी। एक्चुअली क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से मतलब मेरा ये है कि अगर समाज को दो भागों में बांट दो कि एक तो सरकार में चलाने वाली सत्ता, सरकार क्या मतलब उस समय तो बादशाही चलती थी, राजा होते थे, ठीक है, बादशाह होते थे, सुल्तान होते थे दिल्ली के, वो क्या है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो डिफरेंशिएशन कर सकता है। लेकिन आपस में जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, जनता काफी मिलजुल के काम करती थी, मिलजुल के रहती थी। आज भी यही है, आज भी अब देख लो, जनता जनरली आपस में, ये तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही भड़का देती है, भड़कावा दिया जाता है, दंगे फैलाए जाते हैं, वरना दंगे
जनरली खुद मतलब जनता के अंदर से नहीं आता, ये भड़काया जाता है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 19th सेंचुरी विटनेस ए कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। ठीक है, 19वीं शताब्दी ने कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल देखा। वो इसलिए देखा बिकॉज की जो कॉलोनियल कल्चर था, आइडियोलॉजी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही फास्टली हमारे कंट्री में हेजिमोनी बनाने की, मतलब वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हुआ। यदि कोई दूसरी कल्चर आइडियोलॉजी अब अगर आपकी कंट्री में आके इस्टेब्लिश होने लगे तो आप स्ट्रगल करने लगते हो, अपने कल्चरल आइडियोलॉजिकल चीज़ों को आप सामने रखने की कोशिश करते हो। और इस वजह से जो बुरी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में इस मूवमेंट के दौरान निकली, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के दौरान निकली, जैसे कि आइडल्टरी, पॉलीथिज्म, प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ रिलीजियस नॉलेज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमने ख़त्म किया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रीस्ट, ये सब भी हमने इस रिफॉर्म के द्वारा सॉल्व किया। ये अचीवमेंट है इस रिफॉर्म का, हालांकि इतना आसान नहीं था, खैर अलग बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसने हमारी सोसाइटी को बुरी तरीके से जकड़ में ले रखा था, और इसी कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, एंड इसके वजह से जो ग्रोथ होना चाहिए था डेमोक्रेटिक आइडियाज का नहीं हो पा रहा। तो राजा राम मोहन रॉय ने इनिशिएट किया कि भाई इसको कास्ट सिस्टम को खत्म करना। इनका इनिशिएशन था ये मेन, बट प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। ये बस इनिशिएट तो कर दिया इन्होंने, बट ये खत्म नहीं कर पाए थे, और आज भी खत्म नहीं है। बट मतलब इनका मूवमेंट इतना इफेक्टिव नहीं था, प्रैक्टिस में नहीं था। बाद में जैसे कि एम.जी. रनाडे, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये लोगों ने कास्ट सिस्टम को बड़े अच्छे से समझा और बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक दिए, रिफॉर्म भी कराए। जैसे दयानंद सरस्वती का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया चतुर्वर्ण का, फोरफोल्ड वर्ण का। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो नॉलेजेबल बंदा है, मतलब वर्ण सिस्टम होगा। इन्होंने ये कहा कि वर्ण सिस्टम है, डिवीजन है हिंदू सोसाइटी में, ये जरूरी भी है। दयानंद सरस्वती ने कहा होना भी चाहिए, लेकिन उसका बेसिस समझो। बेसिस मतलब कि कोई ब्राह्मण बाय बर्थ नहीं, बाय नॉलेज होना चाहिए। बोला जो बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहा है वो शूद्र ही है, वो शूद्र ही है, बट बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर वो इम्प्रूव करना चाहे तो शूद्र को भी वो ब्राह्मण बोल सके। बोला कि ठीक है, वर्ण विभाजन सही है, लेकिन ग्राउंड गलत है, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। कोई पैदा हो गया अगर शूद्र फैमिली में तो शूद्र ही है, और उसको हमेशा ऐसे सताया जाएगा। नॉलेज बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो अच्छा इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे वेदों में जो बातें लिखी गई सही है, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया लोगों ने, उसको अलग ही डायरेक्शन में लोगों ने उसको यूज किया है, स्पेशली प्रीस्टली क्लास वगैरह में। The most virulent opposition regarding the caste system came from the ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु। ये दोनों निम्न मतलब छोटे कास्ट के ये लोग थे, ठीक है, और इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक दिए। जैसे नारायण गुरु जो कि केरल के थे, इन्होंने कहा कि एक रिलीजन होना चाहिए, एक कास्ट होना चाहिए, और एक ही गॉड होना चाहिए मैनकाइंड के लिए। और साथ में इसको भी थोड़ा सा, और उन्हीं के डिसाइपल एक थे सहादरन अय्यप्पन, उन्होंने चेंज कर दिया। बोला कि कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई गॉड नहीं मैनकाइंड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारी सोसाइटी में। आपको देख के सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा। रिफॉर्मर्स वेर एमिंग एट मॉडर्नाइजेशन रैदर देन वेस्टर्नाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा कि क्या हम लोगों ने वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया या फिर हमने मॉडर्नाइजेशन किया बट वेस्टर्नाइजेशन नहीं किया। मतलब बिल्कुल जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कॉन्सेप्ट है उसी को उठाकर हमने नहीं लाया। एक्चुअली हमारे जो इस रिलीजियस मूवमेंट में हुआ वो हमने एक्चुअली अपने आप को मॉडर्नाइज किया, लेकिन हम वेस्टर्नाइज नहीं हुए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एक्चुअली
aimed at modernization rather than westernization. This is a good feature. Next, breaking the bonds of traditions created emotional and sentimental crisis. ये इतना आसान नहीं था, ये सारी चीजें जो सती खत्म करना, पॉलीगेमी खत्म करना, विधवा मैरिज कराना, विडो मैरिज जिसको बोलते हैं, ये सब आसान नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। रिफॉर्मर्स जो थे उनको बहुत पेन झेलना पड़ा, लोगों को झेलना पड़ा। इमोशनल सेंटिमेंटल क्राइसिस हुआ मेन और वुमेन के बीच में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जब विडो मैरिज पहली बार बंगाल में किया गया तो उसको देखने के लिए बहुत लोग आ गए थे, बहुत लोग, कि यार ये विडो मैरिज हो रहा है, और विडो मैरिज हो रहा है। ठीक है, तो पहली बार एक कपल ने महाराष्ट्र में शादी की विडो मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, विडो की शादी जब महाराष्ट्र में हुई पहली बार, तो पुलिस ने उनको डंडा दिया कि खुद को प्रोटेक्ट करना, वरना कभी भी अटैक हो सकता है तुम लोगों के ऊपर। इतना आसान नहीं था, बिकॉज ये हमारे रूट में फंसी हुई थी चीजें, बहुत अपोजिशन झेलना पड़ता था। एक एग्जाम्पल और है, रुकुमा भाई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर अनएजुकेटेड एंड अनअकम्प्लिश्ड हस्बैंड। और ये जब इन्होंने मना किया ना अनएजुकेटेड और अनअकम्प्लिश्ड हस्बैंड को अपना पति स्वीकार करने से, तो ये एक आंधी तूफान की तरह सोसाइटी में फैल गया कि लेडीज ने मना कर दिया, बस इसी ग्राउंड पे वो अनएजुकेटेड है, एबल नहीं है, बिल्कुल आंधी की तरह ये बात फैली। तो ये सब एग्जाम्पल है, इतना आसान नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट, ए डिफेंस ऑफ इंडिजिनस कल्चर, सॉरी, A defense of indigenous culture developed almost simultaneously with the colonial conquest. मतलब कि उधर colonial जो conquest था, मतलब कि मिशनरी का आना, मिशनरी से लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, वो तो चाहते थे जल्दी से जल्दी इनको वेस्टर्नाइज किया जाए। इसी के अगेंस्ट में हमारे इंडिजिनस कल्चर ने जबरदस्त डेवलपमेंट किया। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट, the way of life and all signifying practices like language, religion, art and philosophy, इन सब पे फोकस किया। लैंग्वेज को हमने अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस किया, रिलीजन पे हमने जो बुरी चीजें थी खत्म करने की कोशिश की, आर्ट एंड फिलोसफी को भी हमने बोला कि नहीं हमारा आर्ट देखो ये इतना, हमारी फिलोसफी देखो, दुनिया को हमने ये दिया है। मतलब हमने अपने इनवर्ड लुकिंग में मतलब नेशनल अवेकनिंग करने की कोशिश की हमने, जो कि एक्चुअली किस लिए था, कोलोनियल कॉन्क्वेस्ट को निरस्त करने के लिए। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, द क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम थी, तमाम तरीके की थी, वो इतना मतलब मॉडर्न नहीं था, काफ़ी उसमें मतलब अजीब सी बातें होती थी जो कि उस समय के दौरान में सिर्फ वैल्यू की नहीं रह गई थी, वैल्यू उनका खत्म हो चुका, तो उसको अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से हमने रिप्लेस किया। द एफर्ट टू रीजनरेट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, ये भी हमने काफ़ी कोशिश की, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें, खैर आगे आपको मिलेगा पढ़ने को। द इम्फेसिस ऑन इंडियन प्रेस एंड फूड, ठीक है। द डिफेंस ऑफ रिलीजन एंड अटेम्प्ट्स टू रिवर्टलाइज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, आयुर्वेदा, आयुष अगर देखिए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी हमने काफ़ी रिवर्टलाइज किया। द अटेम्प्ट टू प्रूव द पोटेंशियलिटीज ऑफ प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजी, जो कि कॉलोनियल सिस्टम से पहले वाली टेक्नोलॉजी, उसको हमने प्रूव करने की, जांच करने की कोशिश की। एंड टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा की एक्चुअली जो गठन है ये किया गया था 1839 में, ये याद कर लेना। देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का, एक्चुअली ये ब्रह्मो समाज से ही फुट के ये निकला था, ठीक है, अलग हो गया था। तत्वबोधिनी सभा के का गठन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ये बात यही तक। नेक्स्ट, जनरल रिसेंटमेंट आया अगेंस्ट द लेक्स लोकी एक्ट। ये एक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि प्रपोज किया गया था 1845 में और पास कर दिया गया था 1850 में,
और इसमें बड़ी बात ये थी कि वो हिंदू जो कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट दिया जा रहा था। मतलब कि ये कहीं ना कहीं लालच दिया कि क्रिश्चियन बनो और अपने जो फादर की प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उस पर अपना अधिकार उठाओ। इसके अगेंस्ट में काफी जबरदस्त विरोध किया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें थी लेक्स लोकी एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं मतलब कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए सब लाया गया था, जिसके अगेंस्ट में काफी मूवमेंट हुआ, काफी रिसेंटमेंट देखा गया सोसाइटी में। नेक्स्ट देखते हैं, द कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल represented by the social religious movements was an integral part of the evolving national consciousness। ठीक है, जनरल सी बात है, नेशनल कॉन्शियसनेस तो आएगा ही। अगर सोशल रिलीजियस मूवमेंट करोगे, कास्ट सिस्टम पे बात करोगे, खत्म करोगे, जो रिलीजियस जो खराब चीजें उसको निकालोगे, तो लोग जुड़ेंगे आपस में। ये क्या है, कास्ट सिस्टम से डिवीजन हुआ था, तो लोग आपस में जुड़ ही नहीं पाते थे। वो तो हिंदू है, मुस्लिम है, मतलब डिवाइड, सब कोई डिवीजन ही है। तो इससे क्या हुआ, ये सब चीजें धीरे धीरे कम हुई, खत्म हुई, तो नेशनल कॉन्शियसनेस जगा हमारे अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी। सो ये जो ओवरऑल जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस दिखाने का हमारा तरीका था अगेंस्ट द कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी ऑफ कॉलोनियल कंट्री। ठीक है, तो दैट्स ऑल, यही पे खत्म होता है। आई होप कि इसमें मैंने एक्चुअली सारी बातें इसमें मैंने बता दी हैं जो आपको चाहिए। इसमें MCQ भी है, इसमें सब कुछ है। तो अच्छे से इसको आपको एक बार तो देख ही लिया आपने अच्छे से इसको, फिर मैं आपको PDF लास्ट में दे दूंगा इसका भी, इस सीरीज का भी मैं PDF दूंगा लास्ट में, ताकि आप इसको, मैंने इतना छोटा कर दिया, आप बड़े आसानी से इसको 2-3 घंटे में पूरे PDF को आसानी से रिवाइज कर सको। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।